कंपनी के नाम पर है या नहीं है, यदि नहीं है तो उसकी डिटेल दीजिए। नंबर 2, फिर हमने अपनी डिस्कशन ली थी इन्वेंट्रीज के ऊपर, और इन्वेंट्रीज के अंदर दो बातों को कवर अप किया गया था। नंबर 1, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है इन्वेंट्री की बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल, एंड क्या कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन, यदि हाँ तो क्या वो डिस्क्रिपेंसी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली डील की गई या नहीं की गई। नंबर 3 पर जो हमारी डिस्कशन थी वो थी किसके ऊपर, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। शुरू हो गई। क्या कंपनी ने कोई लोन एंड एडवांस दिया है किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को या अदर पर्सन्स को जो कवर है अंडर सेक्शन 189 ऑफ द एक्ट? यदि हाँ, इफ यस, तो हमें 3 बातों के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करनी थी। नंबर 1, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। नंबर 2, क्या शेड्यूल बनाया गया है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, यदि हाँ शेड्यूल बनाया गया है, क्या इनकी रीपेमेंट रेगुलर है या नहीं है। नंबर 3 पर क्या अमाउंट ओवर ड्यू है, यदि अमाउंट ओवर ड्यू है तो आप बताएं टोटल अमाउंट विच इज ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड मोर देन 90 days, as well as second things whether reasonable steps being taken by the management for the recovery of the overdue amount. नंबर 4 पर हमारी डिस्कशन, हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो था कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। क्या मैनेजमेंट ने सेक्शन 185 एंड 186 की कंप्लायंस की है? यदि हाँ तो ठीक है, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स। इसके बाद मैं अब आगे के क्लॉज पर जा रहा हूं और वहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा आ जाता है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर। पैरा 3 क्लॉज 5, पैरा 3 क्लॉज 5 ये कहता है in case the company accepts the deposits from public, देहरादून ये पैरा हमारे ऑर्डर के हैं, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। रिवीजन के वीडियो एलएमएस पर मैंने पूरा का पूरा कारों का रिवीजन वीडियो, पूरे कारों का आधे घंटे का वीडियो एलएमएस पे डलवा दिया है, डल जाएगा आज। पूरी कंपनी ऑडिट के, पूरी कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 चैप्टर के लगभग आधे घंटे के सारे वीडियो डलवा दिए।
रोहतक क्या है? कारो विल नॉट अप्लाई इफ बोरोविंग इज लेस देन 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो वेदर इफ बोरोविंग एट द एंड ऑफ ईयर वाज मोर देन 1 करोड़, यदि एट द एंड ऑफ मोर देन 1 करोड़ है, कारो एप्लीकेबल. साल के किसी भी दिन रोहतक बोरोविंग 1 करोड़ से ऊपर पहुंची, कारो एप्लीकेबल. क्या हम ऐसे के आंसर में कारो का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? इफ एप्लीकेबल तो जरूर दीजिए भरतपुर. चलो अब जरा इस पे ध्यान दो. इन केस कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यदि कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं तो मुझे चेक करना है क्या? वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 73 to 76, whether the requirements of section 73 to 76 74 related rules RBI की regulations wherever applicable, RBI की regulations wherever applicable regulations wherever applicable has been complied with. भरतपुर सबको नोट्स मिल गए हैं, तो आपको नहीं मिले तो आपने देखने में गलती की. एलएमएस खोलोगे, सबसे ऊपर नोट्स पड़े हैं, सबसे ऊपर. वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 73 to 76 रिलेटेड रूल आरबीआई की रेगुलेशंस हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट. If not, nature of contraventions to be reported. If not, nature of contraventions to be reported. तो 73 से 76 रूल आरबीआई रेगुलेशन, इनकी कंप्लायंस नहीं हुई है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन की रिपोर्टिंग करें. इसके अलावा इफ एनी ऑर्डर किसने इशू किया? कंपनी लॉ बोर्ड ने इशू किया, या एनसीएलटी ने इशू किया, या आरबीआई ने इशू किया, या किसी कोर्ट ने इशू किया. इफ एनी ऑर्डर इज इशूड बाय सीएलपी, एनसीएलटी, आरबीआई और कोर्ट, तो क्या उसकी भी कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई? वेदर कंप्लाइड विद और वेदर कंप्लाइड विद और नो. ये सारा कुछ आपकी बुक के अंदर भी है. आप बुक में से देख सकते हैं इसको और निकाल लीजिए. बुक का पेज नंबर 283, पब्लिक डिपॉजिट, राजौरी गार्डन, सेक्शन 73 to 76. ये आपने आईपीसीसी लॉ के अंदर पढ़े होंगे, जो किसके हैं? पब्लिक डिपॉजिट के, जिसके अंदर कंडीशंस लिखी गई है कि एक कंपनी कब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती
सकती है, मैक्सिमम डिपॉजिट कितना ले सकती है, मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मैक्सिमम हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, टाइमली रीपेमेंट नहीं होती है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये सारा का सारा डिपॉजिट्स के बारे में है जो आपने 1956 एक्ट के अंदर पढ़ा था। तो वही चीजें थोड़ी सी अमेंडेड फॉर्म के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, कंपनी एक्ट 2013। हाँ, पटियाला एनसीएलटी की फंक्शनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीजें हमारी पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर है। आपकी बुक में पेज नंबर 283 पर ये सारे पॉइंट गिवन है। तो ये पब्लिक डिपॉजिट के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब यदि किसी कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट ही ना कर रखे हो तो ऑडिटर कह देगा बिकॉज द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर पैरा 3(5). अच्छा, अब किसी कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसके डिपॉजिट की नॉन पेमेंट के ऊपर सेबी ने ऑर्डर पास कर दिए, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखे हैं, बोलो जरा। यस, बिल्कुल, सहारा कंपनी के ऊपर, सहारा कंपनी के जो डिपॉजिट्स की नॉन पेमेंट है उसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर पास कर चुकी है, सेबी ऑर्डर पास कर चुकी है और नॉन कंप्लायंस है। यदि आपको इस पैरा की नेगेटिव रिपोर्टिंग देखनी हो, यदि आपको इस पैरा की नेगेटिव रिपोर्टिंग देखनी हो, कौन सी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठा सकते हो? यदि इस पैरा की नेगेटिव रिपोर्टिंग देखनी हो तो ये आपको मिल जाएगा सहारा कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठा लो और उसके अंदर आपको इसकी नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्टिंग ऑलवेज देनी है, बिल्कुल फतेहाबाद, चाहे एक्सेप्ट किया या नहीं किया। एक्सेप्ट किया तो मैं कहूंगा कंपनी ने कंप्लायंस किया या नहीं किया, मैं दोनों ही चीज को लिखूंगा। एक्सेप्ट नहीं किया तो भी मैं लिखूंगा एज अ कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट, प्रोविजन, नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज। अच्छा, अब जरा आगे बढ़े। मार्कर कहां रख दिया मैंने? मिल पॉइंट नंबर 6, नेगेटिव रिपोर्ट में आप कॉन्ट्रावेंशन लिखेंगे। द ऑर्डर पास बाय द सेबी या ऑर्डर पास बाय द कोर्ट हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। बस आगे डिटेल जो है फिर और जो भी मेंबर है, यूजर है, वो अपने आप कंपनी से मांग लेगा, वो अपने आप कंपनी से मांग लेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट रिपोर्ट। पैरा 3 सब पैरा 6, कोस्ट के रिकॉर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट, उनको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट, दोनों ही रिक्वायरमेंट कहां पर बताई गई है? सेक्शन 148। नरवाना पहले सीएलटी काम करती थी, अब नई लॉ में एनसीएलटी बन चुकी है, एनसीएलटी काम करेगी। सीएलटी के सारे केसेस एनसीएलटी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं, भुवनेश्वर इंटरनल कंट्रोल की कोई बात नहीं की गई यहां पर, बट एज सच एज ए पार्ट ऑफ माय नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर आई हैव टू चेक। 138 है ना? 33। अच्छा, पोस्ट रिकॉर्ड पैरा 3 सब पैरा 33 तो काउंट। ये क्या कहता है? सबसे पहले तो इसने कहा वेदर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स under section 148 subsection 1 has been specified by central government। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के कोस्ट रिकॉर्ड की मेंटेनेंस की डिमांड की? क्या ईच एंड एवरी कंपनी को पोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओनली द कंपनीज
which has been specified by the central government through an order, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कोस्ट ऑडिट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 इशू किए थे, फिर 2015 में अमेंड हुए और अब फिर 2016 में फिर दोबारा से चेंज हो चुके हैं। 3 बार चेंज भी हो चुके हैं आने के बाद से। तो क्या कोस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? ये हमने पढ़ने भी है, सारे हमारे सिलेबस में है। कोस्ट ऑडिट का पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में है, हम करेंगे पूरा 148 एंड कोस्ट ऑडिट रूल सारे के सारे। यदि हां तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर? वेदर such records has been properly maintained. Whether such records has been properly maintained. Now, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एराइज हो जाता है, और वो क्या क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या मुझे कोस्ट ऑडिट करनी है? क्या मुझे कोस्ट ऑडिट करनी है? नहीं। I have been appointed as an auditor to examine the financial statements. तो जो कारों में मेरे से ये रिपोर्टिंग मांग ली गई कि मुझे इस रिकॉर्ड की प्रॉपर मेंटेनेंस के ऊपर कमेंट करना है, मेरे को सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है कि जो कंपनी लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट बताई गई है इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड, क्या वो रिक्वायरमेंट सारी की सारी कंप्लाई हुई या नहीं हुई। मेरे को डिटेल्ड कॉस्ट ऑडिट नहीं करनी है। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। इफ रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक कंपनी जिसको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हो उसको कॉस्ट ऑडिट भी करनी हो। वो सारा हम कॉस्ट ऑडिट के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इनके ऊपर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ एग्जाम में, आज तक तो कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। ये सारे पुराने कारों के अंदर भी थे। अब जल्दी से एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इनके गाइडेंस नोट के पॉइंट को पढ़ लें जरा। पब्लिक डिपॉजिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, इन दोनों के गाइडेंस नोट में इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम एक बार जरा नोट्स में से पढ़ लें। अब भी नहीं आएगा, आए या ना आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कवर तो करना ही। दिखाएं, सेक्शन 233 को भूल जाओ। कंपनी एक्ट 2013 को आए कितने साल हो गए हैं? 2014 में आ गया था, 2016 चल रहा है, अभी भी तुम 233 पर बैठे हो। अब 148 पर आ जाओ। पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके अंदर गाइडेंस नोट क्या कहता है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर? पहला पॉइंट, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू ascertain that deposits accepted by the company are within the limits। जो सेक्शन 73 से 76 के अंदर बताई गई है, ऑन ईच डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारे लिए, ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक दिन हम इन लिमिट्स को चेक कर सकें। He would therefore be justified in making a reasonable test check to ensure that company has not accepted the deposits beyond the limits. To ensure that company has not accepted the deposit during the year in excess of the limits.
अलग इसकी डिटेल के लिए आपको 73, 76 में जाना पड़ेगा। 25% है, 35% है, पेड अप कैपिटल पर बेस्ड है, रिजर्व पर बेस्ड है। इन केस auditor is of the view that any kind of contravention, लिमिट की कॉन्ट्रावेंशन हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कॉन्ट्रावेंशन हुई, पीरियड की कॉन्ट्रावेंशन हुई, डिपॉजिट आपने गलत एक्सेप्ट कर लिया, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, डिपॉजिट की रिपेमेंट टाइमली नहीं की, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ऑडिटर ऑब्जर्व करता है, और एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, directions of the RBI, if any, the auditor should state in his report that provisions of that section, relevant rules have not been complied with, and auditor should also report the nature of contraventions. But in the text से मतलब है कि उसने कहा कि मैं साल में हर एक महीने में एक दिन चेक कर लूंगा कितने डिपॉजिट है, और उनको मैं कंपेयर कर लूंगा रिक्वायरमेंट के साथ। नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, पीरियड ज्यादा अलाउ कर दिया, रिपेमेंट टाइमली नहीं की। इसके बाद मैं पैरा 36 के गाइडेंस नोट के पॉइंट ले रहा हूं, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के प्रोविजन क्या कहता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 148(1) में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट रेज की है? यदि हां, तो बीइंग ऑडिटर यू नीड टू चेक वेदर द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड एंड मेंटेन्ड प्रॉपर्ली और नॉट। देखिए क्या कहता है इस गाइडेंस नोट ने। कहा ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। WR ले ले, और WR में क्या लिखवा ले? Cost records are required to be maintained for any product or service under section 148 या फिर under the company cost record and audit rules। WR ले ले मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट उसमें लिखेगी क्या उनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के प्रोविजन अप्लाई होते हैं या नहीं होते। एक बात। एंड नंबर 2, क्या उन्होंने कॉस्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड को बनाया है या नहीं बनाया है। तो ऐसे 580 की एक रिक्वायरमेंट गाइडेंस नोट ने कही यहां पर कि बीइंग ए ऑडिटर आप क्या ले सकते हैं, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट से इन दो बातों के ऊपर। ओके, आगे। ऑडिटर should also obtain a list of books or records। कॉस्ट लेजर बना रखा है, स्टोर लेजर बना रखा है, कौन कौन से रिकॉर्ड बना रखे हैं उनकी एक लिस्ट ले लीजिए। आगे देखो मेन पॉइंट, द ऑर्डर डज नॉट रिक्वायर ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स। डिटेल्ड एग्जामिनेशन हमने नहीं करनी, देयरफॉर ऑडिटर शुड कंडक्ट ए जनरल रिव्यू ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड टू एंश्योर कि records as prescribed under section 148 are being made and maintained। He should, of course, make such reference to the record as is necessary for the purpose of his audit। अपनी ऑडिट के पर्पस के लिए जिन रिकॉर्ड्स के रेफरेंस की उसको रिक्वायरमेंट है उनका वो एक ओवरव्यू ले सकता है। आगे, इट इज नेसेसरी कि उसने कितनी एग्जामिनेशन की है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन उसने नहीं की है, उसने एक रीजनेबल ओवरव्यू लिया है। ये उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारों के अंदर लिखना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी दैट द एक्सटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन मेड बाय द ऑडिटर इज क्लियरली ब्रॉट आउट इन हिज रिपोर्ट एंड देयरफॉर गाइडेंस नोट ने ये वर्डिंग सुजेस्ट की। किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठाकर देख लेना 2015-16 की, किसी भी कंपनी की कॉस्ट रिकॉर्ड के रेफरेंस में जिस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होंगे आपको ये वाली लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी। आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी कंपनी हैज मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नोट ने ये लाइन रिकमेंड की है
तो हर एक मेंबर बेशक गाइडेंस और रिकमेंडेटरी होते हैं, लेकिन हर मेंबर इसको मानता है। जो रिपोर्टिंग की लैंग्वेज यहां पर है, आप अपने ऑफिस में ऑब्जर्व कर लेना, ऑफिस में जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई होंगी कारों के बेस पर, उसमें ये वाली रिपोर्टिंग लैंग्वेज आई होगी जो गाइडेंस नोट की है। We have broadly reviewed the books of account maintained by the company pursuant to the rules made by the central government for the maintenance of cost record under section 148, and we are of the opinion that prima facie at the first sight detailed examination हमने नहीं की, हमने सिर्फ broadly review किया है। The prescribed accounts and records have been made and maintained. The prescribed records have been made and maintained. अच्छा, यदि कंपनी के ऊपर सेक्शन 148 अप्लाई ही नहीं होता, जैसे डिपॉजिट अप्लाई नहीं हो रहा, इसी तरह से कॉस्ट रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं हो रही, तो ऑडिटर क्या लिख देगा? दैट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन cost records as per the requirement of section 148 and hence no reporting required. अच्छा, चलो जी, ये हो गई हमारी शीट नंबर 1। कर दिया था साधन को, मुझे नहीं पता आशुतोष एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की कारो रिपोर्ट में ये पॉइंट मिल जाएगा क्या? आई एम नॉट अवेयर विद ईच एंड एवरी कंपनी, आप चेक कर लें। पॉइंट नंबर 7, and a very very important point. Statutory dues, ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अंबाला साइंसिस वर्किंग द्वारका, एक बात शायद बार बार मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए कि यदि कोई चीज नहीं बनाई गई तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। मैं ये लाइन पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर भी बता चुका हूं, ये लाइन पोस्ट रिकॉर्ड के ऊपर भी बता चुका हूं। अब फिर आप यही पूछेंगे इफ पोस्ट रिकॉर्ड नॉट एप्लीकेबल तब भी रिपोर्टिंग करना जरूरी क्यों है? इसके लिए तो आपको गवर्नमेंट से जाकर बात करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के जवाब मुझे लगता है फाइनल लेवल पर ना तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, ना मुझे ऐसी चीजों को जवाब देना चाहिए। इट इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि कोस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं है तो रिपोर्टिंग करना जरूरी क्यों है? जहां पर लॉ ने कहा कि आपको रिपोर्टिंग करनी है तो करो, इसमें जा क्या रहा है आपका? जब लॉ ने एक चीज कह दी, अब आप कह दो कि इनकम टैक्स पे करना जरूरी क्यों है, जीएसटी पास करना जरूरी क्यों है? ये लॉजिक थोड़ी है। मैंने कल भी आपको समझाया था, क्वेश्चन ऐसे पूछो जो रेलिवेंसी रखते हो, जिनको बताने में इंटरेस्ट भी आए। स्टैट्यूटरी ड्यूज, पैरा 3 सब पैरा 7। हाँ सूरत, क्लॉज रेफर करिए एग्जाम, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको कारों की अच्छी नॉलेज है। रिजल्ट आप सब क्लॉज जरूर रेफर करें पैरा के साथ साथ। देखो अब जरा, स्टैट्यूटरी ड्यूज में 2 तरह की ड्यूज लिखी हुई है, ध्यान देना, पहले जरा समझ लो पूरा। नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड, नंबर 2 डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड में इन्होंने क्या क्या कवर किया? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स,
सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, वैट, सेस और एनी अदर ड्यूज, एनी अदर ड्यूज, payable to statutory authorities, payable to statutory authorities is paid regularly or no, is paid regularly or not, no. अब एक चीज बताओ, क्या हमें पता है कि हमारा प्रोविडेंट फंड कब पे होता है? क्या मेरे प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की कोई फिक्स डेट होती है? बिल्कुल है, बिल्कुल होती है। क्या इनकम टैक्स की पेमेंट करने की फिक्स डेट होती है, ड्यू डेट? बिल्कुल है। सेल टैक्स की हाँ है, एक्साइज ड्यूटी की है, सर्विस टैक्स की है, कस्टम की ड्यू डेट्स कोई फिक्स नहीं है। जब भी आप कोई आइटम इंपोर्ट करेंगे देन यू हैव टू पे, व्हेन एनी आइटम इज इंपोर्टेड देन यू हैव टू पे। आपको कस्टम पोर्ट से उन गुड्स को क्लियर कराना। नो, जैसे इनके अंदर तारीखें लिखी हुई होती हैं कि क्वार्टर खत्म होने के अगले 5 दिन के अंदर, अगले महीने की 10 तारीख तक, अगले महीने की 15 तारीख तक, फाइनेंशियल ईयर एंड तक, क्या ऐसी डेट कस्टम में है? बताना जरा, ऐसी डेट कि अगले महीने की 15 तारीख तक एडवांस टैक्स देना है, 15 सितंबर तक सर्विस टैक्स देना है, इस क्वार्टर का अगले महीने की 5 तारीख तक, 6 तारीख तक। तो ऐसी चीजें कस्टम के अंदर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी रेगुलरिटी कब आ जाएगी? जब आपने कोई आइटम इंपोर्ट की, अंबाला कह रहे 7 डेज ऑफ क्लियरेंस, यदि ऐसा कुछ है तो वो ले लो। 7 डेज ऑफ क्लियरेंस यदि ऐसा होता है तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रोविजन है, बट यदि आप कहते हैं ऐसा है अंबाला, ओके, वो फिर 7 डेज के अंदर अंदर आपने रेगुलर पे किया या नहीं। अब रेगुलरिटी की जो बात है, रेगुलरिटी की बात से मेरा क्या मतलब है कि व्हेन इट बिकम्स ड्यू, ड्यू डेट जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर अंदर आपने दे दिया या नहीं दिया। अब जैसे टीडीएस काटा आपने, टीडीएस काटने के बाद एक फिक्स पीरियड होता है, इस टाइम तक जमा करा दो, उतने टाइम में जमा करा दिया तो ठीक, उसके बाद जमा कराया, एडवांस टैक्स लेट पे करा, सेल टैक्स लेट पे किया, साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग नहीं है। मेरे क्वेश्चन को सुनना, साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग नहीं है ईयर एंड पे, बताएं क्या करें? क्या कंपनी रेगुलर थी या नहीं थी? ये रेगुलरिटी क्या मेरे को सिर्फ ईयर एंड के रेफरेंस में चेक करनी है या पूरे साल के ड्यूरिंग द ईयर के रेफरेंस में चेक करनी है? बोलो, ईयर एंड या पूरे साल के? यस, पूरे साल के। अच्छा, यदि कंपनी रेगुलर नहीं है, एक रिपोर्टिंग तो मेरी ये हो गई कि कंपनी रेगुलर है या नहीं। इफ नॉट, यदि रेगुलर नहीं है तो और आगे रिपोर्टिंग करो। क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट for a period more than 6 months should be reported. Amount outstanding as on balance sheet date
for a period greater than 6 months should be reported. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एनी अदर ड्यूज। आपने डिविडेंड में पढ़ा होगा, डिविडेंड में, कि यदि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन में बैंक अकाउंट में डाल दिया, 30 डेज में पेमेंट कर दी, और उसके बाद यदि शेयर होल्डर ने विड्रॉ नहीं किया तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर कहां चला गया? अगले 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला गया, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बाद उस अकाउंट में कितने साल तक रहेगा? कितने साल तक रहता है? 7 ईयर्स तक। और आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर कहां जाता है? बोलो। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर जाता है। ये तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आ गई। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाना है। अच्छा, तो क्या ये पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जमा कराया या नहीं कराया? नहीं कराया। 7 साल पूरे हो गए मई 2015। 7 साल पूरे हो गए मई 2015 में। 31 मार्च 2016 तक भी पैसा जमा नहीं कराया गया। 31 मार्च 2016 तक भी पैसा जमा नहीं कराया गया। मैं क्या करूंगा? मैं नंबर 1 लिखूंगा, कंपनी इज नॉट रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ द फंड, पेमेंट ऑफ ड्यूज ट्रांसफरेबल टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ए। नंबर 2, क्या 31 मार्च तक जमा कराया? नहीं कराया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन द 31 मार्च 2016 इज सो मच। मुझे अमाउंट भी बताना पड़ेगा, मुझे अमाउंट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अब यदि इन्होंने ये पैसा 28 फरवरी को जमा करा दिया, यदि ये पैसा इन्होंने 28 फरवरी को जमा करा दिया, बताओ क्या मेरी रिपोर्टिंग इस पॉइंट की आएगी या नहीं आएगी? नहीं। इन दोनों, क्या कंपनी रेगुलर है डिपॉजिट कराने में? नहीं, रेगुलर तो नहीं है। हाँ, ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग नहीं है। इस पॉइंट की रिपोर्टिंग तो आएगी। कंपनी इज नॉट रेगुलर, कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द अथॉरिटीज विद इन ड्यू टाइम। हाउएवर, no amount outstanding as on balance sheet. However, no amount outstanding as on balance sheet date. So, अब इस तरीके से आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ी। तो इसमें देखो जरा कितनी रिपोर्टिंग हो गई? 2 पॉइंट की। नंबर 1 इतना हिस्सा कि क्या कंपनी रेगुलर है पेमेंट करने में या नहीं कर, नहीं रेगुलर है, दूसरी रिपोर्टिंग की तो जरूरत ही नहीं। यदि कंपनी रेगुलर है तो ये वाली रिपोर्टिंग तो आएगी ही नहीं। अब यदि रेगुलर नहीं है, यदि कंपनी रेगुलर नहीं है, फिर मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ग्वालियर एग्जांपल दिया तो IEPF का कि 15 मई को जमा कराना था ये पैसा, 15 मई तक जमा नहीं कराया, तो बताओ क्या ये कंपनी रेगुलर है? नहीं है। अच्छा, अब एक चीज, और इसने जमा भी नहीं कराया 31 मार्च तक, इसने जमा भी नहीं कराया 31 मार्च तक। रिजल्ट क्या करूं? ये रिपोर्टिंग भी आएगी, ये भी आएगी। इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का अमाउंट है, क्योंकि 15 मई से 31 मार्च 6 महीने से ज्यादा हो गए या नहीं हो गए? 15 मई से 31 मार्च 6 महीने से ज्यादा हो गए या नहीं हो गए? हो गए। मुझे अमाउंट भी बताना पड़ेगा, मुझे अमाउंट भी बताना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आ गई? यदि ये पैसा ड्यू हुआ था 15 दिसंबर को जमा कराने के, 15 दिसंबर को, पर 31 मार्च तक मैंने जमा नहीं कराया। 15 दिसंबर को ड्यू हुआ और मैंने 31 मार्च तक जमा नहीं कराया, तो क्या कहूं? कंपनी इज नॉट रेगुलर। लेकिन क्या कोई ऐसा अमाउंट है जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है? 15 दिसंबर को ड्यू हुआ था, 31 मार्च तक तो 6 महीने हुए ही नहीं, तो सिर्फ ये पॉइंट आ जाएगा, कंपनी इज नॉट रेगुलर, हाउएवर नो अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 months इज नॉट देयर।
फर्स्ट वाली रिपोर्टिंग तो होगी ही होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड में मान लो IEPF वाला पॉइंट डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि किसी ने बताया मिनिस्ट्री को, जब आप एनी अदर ड्यू लिखते हो तो क्या जरूरत है अलग से लिखने की? पहले पुराने कारों में जो कारों 2015 था, 1, 2 और तीसरे नंबर पर ये था IEPF। फिर किसी ने बताया, उनको समझाया कि जब आपने एनी अदर ड्यू लिख दिया तो उसमें सारे नहीं आ गए, अलग अलग किसी को लिखने की क्या जरूरत है? तो उनको बात समझ में आ गई। तो रिजल्ट अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद के सब खत्म कर। तो दैट मीन्स आज की डेट में यदि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का कोई क्वेश्चन बना दो, कोई क्वेश्चन, तो मैं उसको किसमें कवर कर लूंगा? इसके अनडिस्प्यूटेड के अंदर कवर कर। ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। शास्त्री नगर लास्ट क्वार्टर ड्यू अमाउंट पेड आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। नो, मैं तो रिपोर्ट कर दूंगा। 31 मार्च का मतलब 31 मार्च है। आप इसको इनकम टैक्स के सेक्शन 43B से लिंक मत करो शास्त्री नगर। ठीक है। हाँ, मुजफ्फरनगर सेक्शन 143(3) में भी रिपोर्टिंग आनी है इसकी। 143(3) में भी रिपोर्टिंग आनी है। जो रूल के अंदर, रूल 11 के अंदर रिपोर्टिंग ड्राफ्ट में आती है, प्लस कारों में भी रिपोर्टिंग आएगी। आगे बढ़ते हैं डिस्प्यूटेड। अब देखो जरा, डिस्प्यूटेड में इन्होंने क्या किया? एक तो ये लाइन काट दी, एक ये काट दी। डिस्प्यूटेड में सिर्फ इन्होंने टैक्स वाली बातें उठाई है। अब यहां पर क्वेश्चन मत करना कि सिर्फ टैक्स ही क्यों उठाया, लेबर क्यों नहीं उठाई। इसका जवाब हमारे पास थोड़ी है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, वैट, सेस, यदि डिस्प्यूटेड है अमाउंट अंडर डिस्प्यूट एंड forum where dispute is pending and the forum where dispute is pending, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मैटर, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है, कहां पर आपका झगड़ा पेंडिंग पड़ा है, needs to be reported. Disputed और कोई भी चीज अंडर डिस्प्यूट कब मानी जाएगी? जब असेसी ने अथॉरिटीज की डिमांड को चैलेंज कर दिया। जब असेसी ने अथॉरिटीज की डिमांड को चैलेंज कर दिया हो तब हम कहेंगे द अमाउंट इज अंडर डिस्प्यूट। बट असेसी ने सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजी, रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट भेजी कि आप असेसमेंट ऑर्डर पास करते हुए इन चीजों को कंसीडर करना भूल गए हैं, प्लीज कंसीडर देम। वो झगड़ा है क्या? क्या वो झगड़ा माना जाएगा? वेदर इट इज ए डिस्प्यूट? नो, इट इज नॉट ए डिस्प्यूट। अगर कंपनी ने बोनस ग्रेचुटी पे नहीं किया तो वो कहां पर रिपोर्ट होगा? उसको हम जनरल रिपोर्टिंग के अंदर लेंगे, कारों में रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्लियरली वर्ड क्या लिखा गया है? पेबल टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। बोनस एंड ग्रेचुटी क्या हमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को पे करना है? क्या बोनस या ग्रेचुटी हमें किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को पे करना है? नहीं करना, एम्प्लॉय को देना। बट ये वाले सारे पैसे, जैसे पीएफ का पैसा भी है, पीएफ कमिश्नर के पास जमा होता है पहले, पीएफ का पैसा भी पीएफ कमिश्नर के पास, पीएफ डिपार्टमेंट में जमा होता है पहले, तो इसकी तो रिपोर्टिंग मांग ली गई। बट बोनस की, अगर ग्रेचुटी की, उनकी रिपोर्टिंग यहां पर फिर नहीं आएगी। वैसे कुछ ऑथर लेते हैं इसके अंदर एनी अदर ड्यूज में, लेकिन
क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लिखा है, लेना नहीं चाहिए। अच्छा, डिस्प्यूट के अंदर इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई, कोई अमाउंट नहीं बताया, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। दैट मीन्स कितने ही अमाउंट का डिस्प्यूट हो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एसएससी ने रिवीजन की रिक्वेस्ट भेजी है, तो क्या वो डिस्प्यूट है? रिवीजन की रिक्वेस्ट आप किसको भेजते हैं? यदि आपने असेसिंग ऑफिसर को भेजी या कमिश्नर को भेजी, दैट मीन्स इट इज नॉट ए डिस्प्यूट, इट इज नॉट ए डिस्प्यूट। कमिश्नर अपील, उसको आप रिवीजन की रिक्वेस्ट भेजते नहीं, उसके बाद तो आप अपील लॉन्च करेंगे, दैट इज ए डिस्प्यूट, दैट इज ए डिस्प्यूट। अच्छा, तो अब ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 150 पर द्वारका मैंने एग्जांपल ही रेक्टिफिकेशन का दिया था। रेक्टिफिकेशन इट इज ओनली ए रिक्वेस्ट, नॉट ए डिस्प्यूट, किसी बात का झगड़ा नहीं है। रिवीजन भी तो डिस्प्यूट में भेजेंगे, रिवीजन को हम एज तक डिस्प्यूट नहीं मानते। हमने एक रिक्वेस्ट की है रिवीजन की कि इन ग्राउंड्स को शायद आप कंसीडर करना भूल रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर ने क्लियरली लिखा है ए mere रिप्रेजेंटेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिस्प्यूट अंटिल योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट ए फॉर्म। रिफंड ए डिस्प्यूट नहीं, जब तक आप किसी फॉरम में नहीं पहुंचते, जब तक आप किसी फॉरम में नहीं पहुंचते तब तक वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। जब तक अपील नहीं होगी तब तक डिस्प्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर गाइडेंस नोट के पॉइंट पढ़ लें और इसके क्वेश्चंस भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। गाजियाबाद सारा पॉइंट रिपीट हो जाएंगे। देखो जरा विजुअलाइजर दिखा दो। एडवांस सेक्स